हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए हाईटेक हॉर्टिकल्चर के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये पुराना पेपर है। ये पेपर मुझे आशीष त्रिपाठी द्वारा, जो कि बहराइच जिले के हैं, उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया है, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इसे सॉल्व करके भेज दीजिए। तो इसे मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। इस बार जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर का पेपर है, हो सकता है कि इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन जो है आ जाएँ। तो ये सॉल्यूशन जो है यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड की गई आंसर की से किया गया है। तो सभी क्वेश्चन लगभग सही ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आंसर की जारी करती है वो टीचर्स द्वारा लगाए गए आंसर होते हैं उसमें। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है सही सॉल्यूशन पढ़ के जा पाएँ। पहला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन जनक हैं, ऊतक संवर्धन के जनक हैं, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ये होते हैं हैबरलैंड। हैबरलैंड जो है ये टिश्यू कल्चर के फादर हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगठित सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं का द्रव्यमान ऊतक संवर्धन द्रव्यमान संवर्धन बनाए रखना कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है, कैलस। कैलस किसे कहा जाता है? असंगठित सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं का द्रव्यमान संवर्धन में बनाए रखना कैलस कहलाता है। तो इस पीडीएफ का थोड़ा क्वालिटी कम है, तो आप लोग जो है यूट्यूब से वीडियो की क्वालिटी जाकर बढ़ाकर देख लीजिएगा। इसके बाद है, कृत्रिम माध्यम में पादप ऊतकों का बढ़ना, कृत्रिम माध्यम में पादप ऊतकों का बढ़ना कहलाता है। तो ये कहलाता है कृत्रिम माध्यम में पादप ऊतकों का बढ़ना पादप संवर्धक, पादप ऊतक संवर्धन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक संवर्धन माध्यम का अनुकूलतम पीएच मान होता है। तो पादप ऊतक संवर्धन माध्यम का अनुकूलतम पीएच मान होता है 5.5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 5.5 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पॉलीफिनॉल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन। तो जो पॉलीफिनॉल है ये कोई भी पादप हार्मोन नहीं है, बाकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन ये पादप हार्मोन होते हैं। अगला है, वायरस मुक्त पौधों के उत्पादन के लिए ऊतक संवर्धन तकनीकी है। वायरस मुक्त पौधों के उत्पादन के लिए वायरस मुक्त तकनीकी है। तो जो मेरिस्टेम कल्चर होता है, मेरिस्टेम कल्चर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त ठोस घटक है। पादप ऊतक संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त ठोस घटक है, तो ये इसका अगर होगा। अगर जो है ये प्रयोग किया जाता है प्लांट टिश्यू में सॉलिडिफाइंग एजेंट या ठोस के घटक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्वेश्चन का नंबर जो है 8वां नंबर है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा। ऑक्सिन इसमें थोड़ा दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सभी विभाजित कोशिकाओं की, ये क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। अगला है, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। तो जो पहली ट्रांसजेनिक फसल है वो है तंबाकू, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवर्धन तकनीक द्वारा अगुणित पौधे प्राप्त होते हैं? किस संवर्धन तकनीक द्वारा अगुणित पौधे प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण संवर्धन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई को यह भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म सिंचाई को यह भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्थानीयकृत सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई को स्थानीयकृत सिंचाई भी कहा जाता है। अगला है, पौधों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल मृदा में मुख्यतः उपलब्ध होता है। तो पौधों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो जल होता है वो होता है केशिका जल, केशिका जल के रूप में उपलब्ध होता है। अगला है, सिंचाई की किस विधि में भूमि का समतलीकरण आवश्यक नहीं है? सिंचाई की किस विधि में भूमि का समतलीकरण आवश्यक नहीं है? तो ये बौछारी सिंचाई विधि में आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि किस विधि में उबड़ खाबड़ जमीनों में कौन सी सिंचाई की विधि प्रयोग की जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंकलर या बौछारी सिंचाई विधि। अगला है, भारत में टपक सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाली फसलें हैं। तो भारत में जो ऑर्चर्ड फसलें हैं, फलोद्यान वाली फसलें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा टपक सिंचाई वाला क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है, टपक सिंचाई विकसित हुई। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इजराइल में विकसित हुई थी। इसके बाद है, जल में घुलनशील उर्वरकों को टपक सिंचाई विधि द्वारा उपयोग करना कहलाता है। तो इसे कहा जाता है फर्टिगेशन, यानी फर्टिलाइजर देना टपक सिंचाई द्वारा फर्टिगेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, छायाग्राह का मुख्य उद्देश्य है। छायाग्राह का मुख्य उद्देश्य है, तो ये होता है पौध संवर्धन, पादप उत्पादन और पौध शक्तिकरण। सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, पॉली हाउस निर्माण की उपयुक्तम दिशा है। तो पॉली हाउस निर्माण की जो उपयुक्तम दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि इसमें हमें सबसे अधिक प्रकाश मिलता है। तो यही जो है उपयुक्त दिशा होती है उत्तर पूर्व दिशा। अगला है,
अगला क्वेश्चन है कि मिस्ट चैम्बर आर यूज्ड फॉर प्रोपागेशन, यानी मिस्ट चैम्बर, इसका जो हिंदी है वो दिख नहीं रहा है, तो इसमें मिस्ट चैम्बर आर यूज्ड फॉर प्रोपागेशन, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 20 नंबर का ए, सॉफ्ट वुड कटिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है प्रसारण कक्ष में आर्द्रता मात्रा होती है, तो प्रसारण कक्ष में आर्द्रता मात्रा होती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम आर्द्रता मात्रा। अधिकतम आर्द्रता मात्रा यानी जो है हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है किसमें, प्रोपागेशन चैम्बर में। अगला क्वेश्चन है कि शीत हरित गृह में रात्रि का अनुकूलतम तापक्रम होता है, तो शीत हरित गृह में रात्रि का जो अनुकूलतम तापक्रम होता है वो होता है 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है स्पैम टाइप ग्रीन हाउस में छत ढलान होते हैं, तो स्पैम टाइप ग्रीन हाउस में जो छत ढलान होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 छत ढलान, स्पैम टाइप में 2 छत ढलान होते हैं। अगला है उच्च सघनता के लिए उपयुक्त आम की किस्म है, तो उच्च सघनता के लिए उपयुक्त आम की किस्म है आम्रपाली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि अवरोधक नहीं है, तो इसमें से जो वृद्धि अवरोधक नहीं है वो है IBA, बाकी ये तीनों जो है वृद्धि अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। IBA को जो है रूटिंग हार्मोन कहा जाता है, जो जड़ वाले हार्मोन कहा जाता है इसे। अगला है सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें जल की उपयोग क्षमता 90% होती है, तो जो टपक सिंचाई है इसमें 90% होती है जल की उपयोग क्षमता। इसके बाद है बीज जीव क्षमता अविकसित होती है, आकलित होती है, बीज जीव क्षमता आकलित होती है, तो ये आकलित होती है टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा। जो सीड वायबिलिटी है ये टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला है पौध शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है, तो पौध शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य होता है पौधों की पत्तियों का आकार बढ़ाना, कीटों को नियंत्रित करना और पुष्पन को बढ़ाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोपण हानि कम करना। जो 28 नंबर है पौध शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोपण हानि को कम करना। अगला क्वेश्चन है हरित गृह का प्राथमिक उद्देश्य है, तो हरित गृह का प्राथमिक उद्देश्य है गैर मौसमी फसलें प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों के पीले होने का कारण है, तो पौधों की पत्तियों के पीले होने का कारण है नाइट्रोजन की कमी, अधिक सिंचाई और प्रकाश की कमी, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सुटेबल टेम्परेचर फॉर सीड थर्मोथेरेपी यानी बीज थर्मोथेरेपी का उपयुक्ततम तापक्रम है, तो बीज थर्मोथेरेपी का उपयुक्ततम तापक्रम होता है 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है पौध का एक क्यारी से दूसरी क्यारी में प्रतिरोपण करना कहलाता है, तो पौध का एक क्यारी से दूसरी क्यारी में प्रतिरोपण करना कहलाता है उपरोपण कहा जाता है, इसे प्रिकिंग कहा जाता है। अगला है स्फैग्नम मास का उपयोग किस प्रसारण विधि में होता है, तो एयर लेयरिंग वायु दाब यानी घूटी में किया जाता है, घूटी बांधने में स्फैग्नम मास ग्रास का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोकोपीट का प्रमुख स्रोत है, कोकोपीट का प्रमुख स्रोत है, तो ये जो है कोकोपीट का प्रमुख स्रोत होता है डी नारियल होता है कोकोपीट का प्रमुख स्रोत। अगला है अम्ल बीजावरण छंदन में बीज अम्ल का अनुपात होता है, तो इसमें अनुपात होता है 1:2। अम्ल बीजावरण छंदन में यानी स्ट्रेटिफिकेशन में जो एसिड स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें जो एसिड और सीड का अनुपात होता है वो 1:2 होता है। अगला है बीज को जल अवशोषित दशाओं में रखना कहलाता है, तो बीजों को जल अवशोषित दशाओं में रखना कहलाता है नियंत्रित जलीकरण कहलाता है, प्राइमिंग कहलाता है। अगला है स्ट्रेटिफिकेशन फ्रीजिंग ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर शुड बी यानी स्तरीकरण अधिशीतन बीज उपचार आवश्यक है, तो स्तरीकरण अधिशीतन बीज उपचार आवश्यक होता है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। शीतोष्ण फलों के लिए जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं उसमें स्ट्रेटिफिकेशन की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई जल गुणवत्ता निर्धारण निर्भर करता है, तो सिंचाई जल गुणवत्ता निर्धारण जो निर्भर करता है वो कुल लवणों की मात्रा पर और सोडियम अधिशोषण अनुपात पर और बोरान की मात्रा तीनों पर करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है बेर के व्यावसायिक प्रसारण की विधि है, तो बेर के व्यावसायिक प्रसारण की जो विधि है वो होती है छल्लाकार कलिकायन, रिंग बडिंग होती है। अगला है पौधे को अधिकतम फास्फोरस कितने pH पर उपलब्ध होता है, तो पौधे को अधिकतम फास्फोरस 6 से 7 pH पर उपलब्ध होता है। इसके बाद है विद्युत चालकता मीटर मापता है, तो विद्युत चालकता मीटर जो है ये भूमि में घुलनशील लवणों सॉल्युबल सॉल्ट को मापता है। जो भूमि में घुलनशील लवण होते हैं उनको विद्युत चालकता मीटर द्वारा मापा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित रोपण पद्धतियों में
प्रति हेक्टेयर अधिकतम पौधे रोपित होने वाली पद्धति है? तो निम्नलिखित रोपण पद्धतियों में प्रति हेक्टेयर अधिकतम पौधे रोपित होने वाली जो पद्धति है वो है मीडियो आर्चर्ड सिस्टम। जो मीडियो आर्चर्ड सिस्टम है इसमें अधिक पौधे रोपित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृण बागवानी पद्धति का उत्पत्ति स्थान है। तो तृण बागवानी पद्धति जो मीडियो आर्चर्ड सिस्टम है इसका उत्पत्ति स्थान इजराइल देश है। अगला क्वेश्चन है फल वृक्षों के छत्र प्रबंधन की प्रमुख क्रियाकलाप है। तो फल वृक्षों के छत्र प्रबंधन की जो प्रमुख क्रियाकलाप है वो है काट छांट, प्रूनिंग। अगला क्वेश्चन है वलयीकरण एवं अधोदांती क्रिया प्रमुख रूप से अपनाई जाती है। तो ये अपनाई जाती है प्रमुख रूप से फलन के लिए। अगला क्वेश्चन है एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की स्थिति को निर्धारित करने के लिए न्यूनतम उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम उपग्रहों की संख्या 4 होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी सुदूर संवेदन प्रणाली केवल एक सूचकांक नियोजित करती है? तो इसमें से जो एक सूचकांक नियोजित करती है वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग जो है ये ऐसी सुदूर संवेदन प्रणाली है जो केवल एक सूचकांक को नियोजित करती है। अगला है जीआईएस में एक रेखापुंज परतवाह है जो जानकारी देती है। तो जीआईएस में एक रेखापुंज परतवाह है जो जानकारी देती है, वो देती है चयनित स्थानों के रंगों की जानकारी। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि प्रिसीजन फार्मिंग को इस रूप में भी जाना जाता है। तो प्रिसीजन फार्मिंग को इस रूप में भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सैटेलाइट खेती के रूप में, सैटेलाइट फार्मिंग के रूप में। अगला है परिवर्तनीय दर ये जो है दिख नहीं रहा है। उपयोग यानी TRA उर्वरक तकनीक का मुख्य लाभ है। जो भी क्वेश्चन हो 51 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। परिवर्तनीय दर उपयोग उर्वरक तकनीकी का मुख्य लाभ है, तो ये सभी हो जाएगा इसमें। अगला है परिशुद्ध खेती होती है। तो परिशुद्ध खेती होती है कृषि प्रबंधन पद्धति, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं का उपयोग तीनों होता है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। अगला है स्फेग्नम मास है। तो जो स्फेग्नम मास होती है ये होती है लिथोफाइट, यानी लिथोफाइट यहाँ पर हिंदी में नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य प्रथम ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ? तो भारत में कौन सा राज्य प्रथम ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ? तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से तत्व जैविक नियंत्रण स्थिरीकरण में सहायक हैं? तो जैविक नियंत्रण स्थिरीकरण में सहायक जो तत्व हैं वो हैं लोहा और मोलिब्डेनम। जो नाइट्रिफिकेशन होता है उसमें लोहा और मोलिब्डेनम जो है आवश्यक होता है। इसके बाद सहजीवी संबंध यानी माइकोराइजा किस तत्व के अवशोषण में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक यूरिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्ततम रोपण पद्धति है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्ततम रोपण पद्धति जो है ये समोच्च रेखा पद्धति या कंटूर सिस्टम होता है, क्योंकि कंटूर फार्मिंग पहाड़ों में की जाती है। इसके बाद है रूटेक्स हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो रूटेक्स हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ये ऑक्सिन जो है ये रूटेक्स हार्मोन इसमें पाया जाता है या इसमें होता है। अगला है मृदा में अगतिशील तत्व है। तो मृदा में अगतिशील तत्व है जस्ता, जिंक जो है ये अगतिशील होता है। जिंक और फास्फोरस दोनों ये मृदा में अगतिशील होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित और जानकारी जो है पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।